हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर एम टी मोइनुद्दीन, और जैसा कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं रहा है, तो ऐसे में आप लोगों के डिमांड पे मैं लेकर के आया हूं एक लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहें। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाले हैं। इसमें सारे पॉइंट्स को मैंने जो है कवर किए हैं चैप्टर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हों या फिर छठ बोर्ड एग्जाम्स हों, दोनों के ही लिए ही जो है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर बने रहें। आइए हम लोग बिना और टाइम लिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शंस ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस कन्वर्ट होते हैं नए सब्सटेंसेस में। और जो सब्सटेंस केमिकल चेंज जिनके हो रहे होते हैं, तो उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल चेंज डेली लाइफ में कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? तो जैसे कि मिल्क टर्निंग सॉर व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, दूध का खट्टा हो जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन और आयरन आर्टिकल्स हैं, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। ये सभी जो है वो जिसमें कि ये सभी केसेस में ओरिजिनल सब्सटेंसेस जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, जो कि एक केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। अब आइए आइडेंटिफाई कैसे करें केमिकल रिएक्शंस को। तो एक केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड इफ वन और मोर फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। अगर इसमें से कोई एक भी अगर आपको दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुए हैं। तो जैसे कि चेंज इन कलर होगा, या फिर चेंज इन स्टेट हो सकते हैं, या फिर गैस इवॉल्व हो सकते हैं, या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो सकते हैं। तो कम से कम एक ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, ताकि आप कंफर्म कर सके कि ये केमिकल रिएक्शन हुए हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, तो आपको डेजलिंग वाइट फ्लेम टर्म याद रखिएगा। ठीक है कि एग्जाम में इस तरह से ये डायरेक्टली इस तरह से ये वर्ड लिख दिए जाते हैं कि डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये डेजलिंग वाइट फ्लेम आपको मिलते हैं। तो ये जो है इट फॉर्म्स अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड के वाइट पाउडर आपके बनते हैं। तो वर्ड इक्वेशन जो है जिसमें कि आप एलिमेंट्स के नाम लिखते हैं, तो इसे वर्ड इक्वेशन कहते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और केमिकल इक्वेशन अगर आपको लिखना है, तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। केमिकल इक्वेशंस अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं आकर के। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? तो केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं केमिकल रिएक्शन के। और रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं? जो लेफ्ट हैंड साइड लिखे होते हैं उसे आप रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो राइट हैंड साइड लिखे होते हैं उसे आप प्रोडक्ट्स कहते हैं, और दोनों के बीच एक एरो होता है। ये आप लोगों को पता ही है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होते हैं जिसमें कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के इक्वल नहीं होंगे। तो ये स्केलेटल इक्वेशन होते हैं। जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पे देखिए Mg तो आपके एक एक हैं ही, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड दो है, और यहाँ सिर्फ एक है। तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड नहीं है। तो फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। और इससे आप इन्फर कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो हर एक तरह के एटम दोनों तरफ जो हैं आपके रिएक्शन के इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए बैलेंस इक्वेशन अगर प्रीवियस इक्वेशन का लिखा जाए, तो 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO। अब आप देखेंगे कि मैग्नीशियम लेफ्ट साइड दो है, तो राइट साइड भी मैग्नीशियम दो हो गए। ऑक्सीजन अगर दो है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 × 1 = 2। तो यहाँ राइट साइड आपका ऑक्सीजन भी दो हो गए हैं। अब क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखने चाहिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए? तो सबसे पहले आप स्केलेटन इक्वेशन को लिख लेते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड्स में क्या है उसको आप लिस्ट कर लेंगे। और फिर एलिमेंट्स को जो है आप बैलेंस करना शुरू करेंगे वन बाय वन। और स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट्स आप यूज करेंगे। और फिर इक्वेशन को आप रीचेक करना भूलेंगे नहीं।
और ऐसा करने में आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे। जैसे Mg और प्लस O2 है, MgO अगर दे रहा है तो आप नीचे में Mg2O2 इस तरह से आप नहीं करेंगे चेंज। ठीक है, आप पहले इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर बैलेंस यहाँ पे कर रहे हैं तो ये Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 है। और इसको अगर आप बैलेंस करते हैं तो देखिए ये जो है आपका आयरन को आपने 3 यहाँ मल्टीप्लाई किया है फ्रंट में। ठीक है, इस जगह पे आप 3 नहीं लिखेंगे। उसी तरह से 4H2O है तो Fe3O4 है और 4H2। अगर आप यहाँ पे Fe3 लिख देते हैं तो फिर वो जो है गलत हो जाएगा। अभी अगर इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना होता है तो आपको फिजिकल स्टेट्स आप रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में ही, शॉर्ट हैंड नोटेशन से। तो फिजिकल स्टेट्स अगर राइट में लिखना है इक्वेशन में तो सॉलिड के लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G। और अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है तो EQ लिखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि Fe जो है सॉलिड स्टेट में है, H2O गैस स्टेट में है और Fe3O4 जो है सॉलिड स्टेट में है और 4H2 गैस स्टेट में है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं? तो देखिए केमिकल रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन किया गया है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, यहाँ इंपॉर्टेंट जो मेन मेन है केमिकल रिएक्शंस वही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये 5 इंपॉर्टेंट जो है क्लासिफिकेशन से। और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग यही 5 है। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट आपको देते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देते हैं और हीट रिलीज होता है। यहाँ क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि आपके हीट रिलीज होते हैं उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, तो कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके आपको वाटर आपको देते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप देखिए क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कि आपको हीट रिलीज होता है सराउंडिंग में और इसके कारण सराउंडिंग जो है थोड़ा वार्म हो जाता है, गर्म हो जाते हैं। और मोस्टली जो कॉम्बिनेशन कंबसन रिएक्शन है और रेस्पिरेशन रिएक्शन है ये सभी जो आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स देखिए तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि आप नेचुरल गैस को आप जैसे ही आप बर्न करते हैं तो CH4+2H2O ये आपको देगा CO2 और 2H2O और यहाँ हीट रिलीज होता है। रेस्पिरेशन रिएक्शंस अगर आप देखते हैं तो रेस्पिरेशन रिएक्शंस में देखिए तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, CO2 और H2O ये एनर्जी आपको देगा। तो यहाँ पे देखिए हीट हीट के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में आपको रिलीज हो रहे हैं। तो ये सभी आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। रेस्पिरेशन एक स्लो कंबसन प्रोसेस है, कभी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो इट इज अ स्लो कॉम्बिनेशन कंबसन रिएक्शंस हैं होते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि एनर्जी एब्सॉर्ब होता है सराउंडिंग से और रिएक्शन मिक्सचर इसमें कोल्ड हो जाते हैं। और रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। तो रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि जनरली आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आप देखिए तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 ये जो है आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये स्प्लिट हो जाता है, डिकम्पोज होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए, तो अगर हीट रिलीज होता है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर जो है एनर्जी एब्सॉर्ब होता है तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है? जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं जहाँ की आपको फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो देखिए एक्सोथर्मिक में रिलीज ऑफ हीट होता है
और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। एक्सोथर्मिक में सराउंडिंग वार्म हो जाते हैं और एंडोथर्मिक में सराउंडिंग कूल हो जाते हैं। एग्जांपल्स एक एक आप दे देंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया एक्सोथर्मिक, और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गए हैं। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए, तो अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है, कंपाउंड, वो आपके दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि थर्मल डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें कि आप हीट देते हैं और सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आयरन सल्फेट है, उसको आप हीट देंगे तो आयरन ऑक्साइड और Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपके जो है यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें कि आपके आयरन FeSO4, इसको हीट करेंगे तो Fe2O3, SO2 और SO3, इसमें जो है आपका ये डिकम्पोज होता है। तो ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चंस में आते हैं। दूसरा क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाम से ही ये पता चलता है कि ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज होगा। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन में ये डिकम्पोज होते हैं। तो ये यूज होते हैं ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में, जिससे पूछे जाते हैं आपके ऑब्जेक्ट, वो जो है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वाटर से, तो जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इसे जो है आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, तो जिसमें कि आप रिएक्टिविटी सीरीज का आप लोगों को याद होगा ही, जिसमें कि जो भी एलिमेंट मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, वो जो है लोअर वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। तो ज्यादा जो रिएक्टिव एलिमेंट होंगे वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बनाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जैसे कि जिंक। जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक भी कॉपर से रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है, तो ये जिंक सल्फेट बनेगा। और यहाँ पे लेड भी जो है आपको कॉपर को डिस्प्लेस करता है, क्योंकि कॉपर से ये लेड भी रिएक्टिव सीरीज में ऊपर है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपके एक्चुअली आयन एक्सचेंज होते हैं दो कंपाउंड्स के बीच। जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों जो है आपके रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये बनता है। तो देखिए सल्फेट जो है, ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ, और ये सल्फेट जो है बेरियम के साथ ये कंपाउंड बनाता है, तो यहाँ दोनों आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डाउनवर्ड एरो है, तो ये एक प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड्स बनते हैं और वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि बेरियम सल्फेट यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है इनसॉल्युबल वाटर में। अगला रिएक्शन टाइप जो है वो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें कि आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन हो, और तो उसको आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो, उसको भी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, ये आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, तो यहाँ रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन का। अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर और वाटर बन जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं।
और ऑक्सीडेशन, एक पॉइंट याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन कैन नॉट ऑकर विदाउट रिडक्शन। बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो इसके कुछ जो है हम लोग देखते हैं कि आपको नेचर में देखने को मिलते हैं केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि कोरोजन हो गए हैं। तो कोरोजन एक्चुअली क्या होता है? तो कोरोजन कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय एयर मॉइस्चर और केमिकल्स। तो मेटल्स इसमें जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन होता है, डिस्ट्रॉय होता है, धीरे धीरे ईटिंग ईटिंग हो जाता है, और आपके धीरे धीरे मेटल खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन एक कॉमन एग्जांपल है। तो रस्ट एक्चुअली होता क्या है? तो वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है। अगर आपको प्रिवेंट करना है कोरोजन को, तो आपको क्या करना होगा? जो एयर मॉइस्चर केमिकल्स, इसके कांटेक्ट को कट ऑफ करना होगा। कैसे कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, या अप्लाइंग ग्रीस, या ऑयलिंग, या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? ठीक है। तो जिंक का एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं आप। तो एलोइंग, एक एलिमेंट, एक मेटल के साथ दूसरे मेटल को या नॉन मेटल को आप जो है मिक्स करते हैं, जो कि एलॉय कहलाता है। तो रेंसिडिटी जो है, रेंसिडिटी क्या होता है? तो देखिए, जब खाना, फूड में आइटम्स जो भी हैं, फूड आइटम्स जिसमें कि फैट्स या ऑयल्स होते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसी को आप रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी के कारण क्या होता है? बैड स्मेल, फॉल स्मेल आने लगते हैं, टेस्ट भी उसका खराब हो जाता है। तो रेंसिडिटी को आपको अगर प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करना पड़ेगा, या फिर एयर टाइट कंटेनर आप यूज कीजिए, या फिर नाइट्रोजन फ्लशिंग कीजिए फूड पैकेट्स में। तो की पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखना है? तो केमिकल रिएक्शंस को हमेशा बैलेंस करेंगे, और जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करेंगे आप। ऑक्सीडेशन और रिएक्शंस रिएक्शंस आर इंटरलिंक्ड, या एक दूसरे से हमेशा इंटरलिंक्ड रहते हैं। और कोरोजन और रेंसिडिटी जो है वो अनडिजायरेबल केमिकल रिएक्शंस हैं। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और जो है इसे कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। और वीडियो को जो है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लगा, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस इसी तरह का लाता रहूँगा। थैंक यू।